तो सेफ रहेंगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये कहानी है 2024 के उस राजनीतिक नैरेटिव की जिसने सियासत की सबसे बड़ी बाजी को ही पलट दिया। एक है तो ये कहानी है उस नारे की जिसने विपक्ष की हर चाल को धराशायी कर दिया। एक है तो सेफ है, उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगे। ये कहानी उस राजनीतिक फार्मूले की जिसके आगे जातिगत समीकरणों की सारी दीवारें ध्वस्त हो गई। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। ये कहानी है 2024 के उस चुनावी फैक्टर की जिसने बिखरे हुए हिंदू वोटर्स को एकजुट कर दिया। ये बटोगे तो कटोगे। ये कहानी है 2024 की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती की। बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। ये कहानी है राजनीतिक समर की जहां जरा सी चूक चुनावी नतीजों को बदल सकती थी। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। 2024 की राजनीति का जो मंत्र जिसकी काट कोई नहीं निकाल सका। आज देखिए न्यूज 18 इंडिया पर उस सियासी मंत्र की कहानी जो विपक्ष के एक एजेंडे पर भारी पड़ गया। काट विपक्ष नहीं खोज पाया। ये बता रहा है कि वोटरों ने इस बार वोट अपना प्रायश्चित का वोट दिया था। राजनीति में जब चुनौतियों का साया साथ साथ चलता है तो ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि कौन सा रास्ता सही है। और कौन सा रास्ता गलत। कमोबेश 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसी ही चुनौतियों का साया नरेंद्र मोदी के साथ चल रहा था, जहां नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि उन्हें अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को ना सिर्फ बनाए रखना था बल्कि विपक्ष के प्रहार के खिलाफ कोई ऐसा कवच और एक ऐसा शस्त्र तैयार करना था जो हर हमले के खिलाफ असरदार साबित हो। क्योंकि नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर में 2024 पहला साल था जब उनके नेतृत्व को लेकर विपक्ष कहीं ज्यादा आक्रामक तेवरों में था। और उसके पीछे वजह थी 2024 में लोकसभा चुनावों के नतीजे। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को 336 सीटें हासिल हुई थी, जिनमें अकेले बीजेपी के पास 282 सीटें थीं। इस दौरान यूपीए को 59, कांग्रेस को 44 और अन्य को 148 सीटें हासिल हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को अभूतपूर्व रूप से 353 सीटें हासिल हुई, जिनमें अकेले बीजेपी का आंकड़ा 303 था। यूपीए की सीटें 91 थी, जिनमें कांग्रेस की 52 सीटें आई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एजेंडे की दीवार ने एनडीए की 10 सालों की लैंडस्लाइड विक्ट्री पर न सिर्फ रोक लगाई बल्कि नरेंद्र मोदी समेत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए नई चुनौतियां पेश कर दी। क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर का पहला चुनाव था जिसमें एनडीए तो बहुमत के पार था, लेकिन बीजेपी का आंकड़ा बहुमत से कम था। 2024 के चुनाव में एनडीए को 292 सीटें हासिल हुई थी, जिनमें बीजेपी के हिस्से में 240 सीटें थीं, यानी बहुमत से कम, जबकि इंडिया गठबंधन 234 सीटों पर पहुंच गया, जिसमें कांग्रेस के हिस्से 99 सीटें आई। यानी 2014 और 19 के मुकाबले 2024 में न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरे गठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ।
ये नुकसान केवल केंद्र की सत्ता तक ही सीमित नहीं था, इसका असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी पड़ा था, यानी सीएम योगी के शासन पर। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के नुकसान का सबसे ज्यादा प्रभाव यूपी से ही पड़ा था। ये असर इतना ज्यादा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ के भरोसे पर भी सवाल उठने लगे थे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 80 में से 62 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन 2024 में यही सीटें घटकर 33 पर पहुंच गए, जबकि समाजवादी पार्टी, जिसके हिस्से 2019 के चुनाव में सिर्फ 5 सीटें आई थी, वो 37 सीटों पर पहुंच गए। बीजेपी के लिए यह झटका बहुत बड़ा था, क्योंकि 2019 के चुनाव में यूपी में बीजेपी को 49.97% वोट हासिल हुए थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यही वोट 41.37% तक पहुंच गए, यानी सीधे 8% वोटों का नुकसान। ये सब कुछ तब था जब नरेंद्र मोदी की सत्ता में देश की बड़ी आबादी ने बड़े परिवर्तन को महसूस किया था। अपने 10 सालों के शासनकाल में नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, 3 तलाक की कुरीति को खत्म किया, सर्जिकल स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 को हटाया, और उन्हीं की सत्ता में राम मंदिर की न सिर्फ आधारशिला रखी गई, बल्कि भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। ये पड़ाव जनता को पीएम मोदी से भावनात्मक तौर पर भी जोड़ रहा था, क्योंकि सदियों का इंतजार खत्म हुआ था। लोकसभा के बाद यह तय माना जा रहा था, और अखिलेश यादव इस बात से बहुत उत्साहित थे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा के परिणाम आए थे, उसके बाद उन्होंने इस बात की कोशिश की थी कि अब योगी आदित्यनाथ बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच संबंधों में एक दरार आने का लगातार जिक्र करते रहे। विधानसभा के अंदर भी होता रहा, लोकसभा के अंदर भी वो इस बात का संदेश देने की कोशिश करते रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इन चुनाव परिणामों के बाद बिना विचलित हुए जमीनी स्तर पर जिस तरीके से लगातार संदेश देने की भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने काम किया, वो खासतौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया और ये बताया कि इस तरीके से अगर बटेंगे और विभाजित रहेंगे तो इसका फायदा दूसरे लोग उठाएंगे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की मजबूत नाव डवाडोल हो गई? ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत किला था, वो कमजोर हो गया? इन बातों को समझने के लिए आपको अतीत की कुछ बातों को समझना बेहद जरूरी है। 17 और 18 जुलाई 2023 बेंगलुरु। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी 400 पार के नारे के साथ 2024 के चुनाव की रूपरेखा में जुटे थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ एकजुटता वाला फॉर्मूला तैयार कर रहा था। कई घंटे तक चले मंथन के बाद विपक्षी दलों ने गठबंधन का नाम इंडिया तय किया, यानी यूपीए इंडिया में बदल गया, जिसकी टैगलाइन थी जीतेगा भारत। इसी तरह एक और तारीख आई, 22 दिसंबर 2023। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई वाले इंडिया अलायंस ने संसद में सत्ता के विरोध के सुर मुखर किए। विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन शुरू किया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी समेत कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। सांसदों के निलंबन के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन को लोकतंत्र बचाओ नाम दिया गया। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला।
26 दलों वाला ये नया गठबंधन नए नैरेटिव के साथ आया, जिसका मकसद किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख को डेंट करना था, क्योंकि यही एक तरीका था जिसके सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन सत्ता की सीढ़ी तक पहुंच सकता था। यही वजह थी कि एनडीए और मोदी के खिलाफ नए एजेंडे को सेट किया गया। जनता के बीच ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई कि अगर मोदी का 400 पार वाला प्लान सफल हो गया तो मोदी संविधान बदल देंगे। इंडिया गठबंधन ने अपनी रैलियों के जरिए इस डर का प्रचार किया कि मोदी आए तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है हिंदुस्तान की संस्थाएं हिंदुस्तान की जनता की संस्थाएं हैं, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। तो पहला काम जाति जनगणना, दूसरा काम ये जो 50% का बना रखा है, रिजर्वेशन का लिमिट लगा रखा है, इसको तोड़ के हम अलग कर देंगे, परे कर देंगे। इस एजेंडे को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी धार दी। एक तरफ राष्ट्र स्तर पर नरेंद्र मोदी की राजनीति को झटका देने की प्लानिंग थी, तो दूसरी तरफ यूपी में अखिलेश यादव के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए वाले फॉर्मूले ने सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौतियां बढ़ा रखी थी। पीडीए परिवार के साथ सबसे ज्यादा धोखा हुआ है। पीडीए की संख्या को लेकर के जो उन्हें हक सम्मान मिलना चाहिए था, इस सरकार ने नहीं दिया। कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही थी कि 80 में से 70 से ज्यादा हम सीटें जीतेंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन गया था, प्रधानमंत्री मोदी का लगातार काम था, योगी आदित्यनाथ का 2017 के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रशासन रहा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा निराश होना पड़ा था। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीती और भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आकर टिक गई थी। अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के लिए एक चुनौती भी थी और एक चिंता की बात थी, क्योंकि 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे का उन्होंने जिक्र किया और लगातार जिस तरीके से उन्होंने जमीनी स्तर पर जो उन्होंने काम किया उसका संदेश देने की कोशिश की, इसका असर यह रहा कि उत्तर प्रदेश में जो महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ 10 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उसमें से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। विपक्ष का दांव काम आया। 2024 के लोकसभा चुनाव में न सिर्फ 400 पार का नारा हवा हो गया, बल्कि वो बीजेपी भी बहुमत के आंकड़े को क्रॉस नहीं कर पाई, जो पिछले 2 चुनाव में बहुमत से कहीं आगे थी। तो नेक रहोगे। एक है तो ये वाला रूप दिखेगा तो पुराना नरेंद्र मोदी दिखेगा। कि बटोगे तो कटोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। मुझे लग रहा है मोदी और योगी की जोड़ी 2027 में भी उत्तर प्रदेश में कमाल करेगी। उसके बाद 2029 के लोकसभा चुनाव में भी इनका असर देखने को मिलेगा। 2024 का सबसे बड़ा नारा, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। विपक्षी एजेंडे के खिलाफ मोदी का ब्रह्मास्त्र। अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी, तो सबसे पहले क्या होगा? कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। जिस नैरेटिव ने बदला सियासी माहौल, दो 2024 की सियासत का सबसे बड़ा गेम चेंजर। लेकिन नरेंद्र मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के मंत्र के बीच योगी आदित्यनाथ ने भी हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति का वो दांव चल दिया था जो हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र का किला फतह करने में मददगार साबित हुआ। बटिए मत, बटे थे तो कटे थे।
आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में 14 सीटों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था। उनमें से 9 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई, यानी सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 64% रहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी ने जम्मू में कुल 4 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, जिसमें से सभी सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई, यानी जम्मू में योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 100% रहा। इसी तरह महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे के नारे का जिक्र किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र की 18 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें 17 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई, यानी यहां योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट करीब 94% रहा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए असल परीक्षा की जमीन तो यूपी उपचुनाव थे, जहां उन्हें न सिर्फ अपनी खोई हुई साख वापस हासिल करनी थी, बल्कि उन वोटों को भी एकजुट करना था जिनके बिखरने से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 2019 में 62 के मुकाबले 2024 में 33 पर सिमट गईं। इन्हीं चुनाव में बीजेपी ने वो अयोध्या सीट हारी थी, जहां वर्षों की तपस्या के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ था। इतना ही नहीं, इन्हीं चुनाव में यूपी की उस कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया गया था जिसके उदाहरण दिए जाते हैं। ये वही चुनाव हैं जिनकी वजह से केंद्र और राज्य की सियासत में दरार की अफवाहों ने जन्म लिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि 2019 की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में जाटों छोड़कर सभी जातियों के वोट प्रतिशत में गिरावट थी और उन्हें इसी ट्रॉमा से उपचुनाव में पार्टी को निकालना था। यही वजह रही कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी उपचुनाव के दौरान हार्डकोर हिंदुत्व के तर्कश का वही तीर इस्तेमाल किया जिसका जिक्र उन्होंने सबसे पहले आगरा में किया था। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। संघ की सक्रियता और योगी आदित्यनाथ के आक्रामक प्रचार अभियान का असर यह हुआ कि 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 6 सीटें हासिल की। एक सीट बीजेपी की सहयोगी आरएलडी को मिली, जबकि समाजवादी पार्टी जो बड़ी जीत का दावा कर रही थी उसे सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई। सबसे चौंकाने वाले नतीजे मुस्लिम बहुल कुंदर की विधानसभा सीट से आए, जहां 31 साल बाद बीजेपी ने जीत हासिल की। मैटराइज ने अपना सर्वे बीजेपी के बदले हुए नैरेटिव को लेकर भी किया, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पूरे चुनावी कैंपेन में हिंदू मतदाताओं की एकजुटता का संदेश दिया गया था। हम एक रहेंगे तो, और साथियों आप जानते हैं, अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी, तो सबसे पहले क्या होगा? कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे जैसे स्लोगन पर मैटराइज के सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे आए। सर्वे में पता चला कि महाराष्ट्र में 56% जनता ने एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे का समर्थन किया, जबकि 25% जनता ने बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे का समर्थन किया। मैटराइज के सर्वे में यह बात भी निकलकर सामने आई कि 54% लोगों ने पीएम मोदी के चेहरे को ध्यान में रखकर वोट किया। सिर्फ 9% लोग ऐसे थे जिन्होंने राहुल गांधी के चेहरे पर वोट किया। सर्वे में यह भी पता चला कि लोकसभा चुनाव में 240 सीटें हासिल करने के बावजूद महाराष्ट्र में पीएम मोदी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ। इस दौरान 55% लोगों ने माना कि जनता के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ। इन महाआघाड़ी वाले जाति के नाम पर लोगों को लड़वाने में लगे हैं। साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से नफरत करता है। सरकार बनाने के लिए तड़प रही कांग्रेस बिना पानी को जैसे मछली तड़पती है ना,
वैसे तड़प रहे हैं। एक नैरेटिव में निहित था, एक है तो सेफ है। एक रहोगे तो नेक रहोगे। एक है तो